नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 में इतिहास विषय का अध्याय 3, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इसका भाग 3 है नील विद्रोह और उसके बाद। इस पूरे अध्याय में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार स्वयं कंपनी जो है वह दीवान बन जाती है, किस प्रकार यूरोप की जरूरतों के लिए हिंदुस्तान में नील का, अफीम का और अन्य चीजों का उत्पादन किया जाता है, और आखिरकार नील विद्रोह होता है और नील विद्रोह के बाद में फिर क्या क्या घटनाएं घटित होती है, सारी बात हम करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण भाग, नील विद्रोह और उसके बाद। देखिए बच्चों, हम जान चुके थे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में नील के उत्पादन को बढ़ावा दिया। बंगाल में नील के उत्पादन को बढ़ावा दिया गया। इसी के साथ में जो है बागान मालिकों ने किसानों के साथ में अनुबंध किया, किसानों को कर्जा दिया नील उगाने के लिए, और किसानों से बात कही गई कि आप अपनी जमीन का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र है, लगभग 25% क्षेत्र पर आप नील की खेती करेंगे। किसानों को जो कर्जा दिया गया था वो बहुत ही कम था। और दूसरा, जिस उपजाऊ क्षेत्र पर किसान जो हैं वह नील की खेती करते थे, वह उपजाऊ क्षेत्र नील की फसल काटने के पश्चात उपजाऊ नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि नील की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी होती थी, वे मिट्टी की सारी ताकत सोख लेती थी, जिससे नील की कटाई के पश्चात उस क्षेत्र पर धान उगाना इम्पॉसिबल हो जाता था। तो एक प्रकार से किसानों की जमीन जो है, उपजाऊ जमीन, उसका भी नुकसान हो रहा था। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि बागान मालिक जो है वो भी काफी ज्यादा अत्याचार करते थे किसानों पर। कर्जा मिलता था, लेकिन कर्जा जो है वो नाम मात्र का कर्जा मिलता था। फिर उस कर्जे को चुकाने लायक भी किसान नहीं रह रहे थे, क्योंकि किसानों को इतना मुनाफा नहीं हो रहा था। फिर उस कर्जे को चुकाने के लिए भी फिर कर्जा लेना पड़ता था। तो इस प्रकार किसान जो है वो कर्जों के तले दबता जा रहा था, दबता जा रहा था। आखिरकार एक किसान कब तक सहेगा? एक सीमा तक जो है किसान अपना शोषण सहता है, और उसके बाद में फाइनली जो है नील के जो किसान है ये विद्रोह कर देते हैं। और नील के बागान के अंदर हम देखते हैं बागान मालिकों को, जो किसान है वो नील की खेती से भी मना कर देते हैं, और एक प्रकार से राजस्व देने से भी जो है मना कर देते हैं। और फाइनली किसान जो है उनका डर निकल जाता है। अब जो राजस्व एकत्रित करने आएंगे उनकी भी खूब पिटाई करते हैं। जी हाँ, उनसे भी वे नहीं डरते हैं। तो देखते हैं, हम बात करते हैं मार्च 1859 के नील विद्रोह की। आइए देखिए नील विद्रोह और उसके बाद। तो मार्च 1859 में बंगाल के रैयतों ने, रैयत यानी क्या होता है? किसान होता है बच्चों, मैं आपको बता चुका हूं। रैयत यानी किसान, ठीक है ना, याद रखना, आपके क्वेश्चन भी आएंगे ऐसे। तो मार्च 1859 में बंगाल के रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। नील की खेती से इनकार करने का कारण क्या था वो मैं आपको बता चुका हूं, अभी जस्ट मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। रेतों के बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया, है ना। तो एक तरफ तो बोल रहे हैं कि नील की खेती, नील की जो खेती है ये भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, और लगान, लगान भी हम नहीं चुकाएंगे। और वे नील फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। जो नील की फैक्ट्रियां लगाई गई थी, जो मैंने आपको पिछले भाग में एक तस्वीर भी दिखाई थी छोटी सी, नील की फैक्ट्रियों पर भी क्या करते हैं, हमला करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जो लगान एकत्रित करने के लिए कंपनी के या फिर बागान मालिकों के जो एजेंट आते थे, उन एजेंटों को भी ये किसान जो है ये लठ से पीटते थे, उनकी पिटाई कर देते थे। क्यों? क्योंकि अब किसान पूरी तरीके से ठान चुके हैं कि न तो वे नील का उत्पादन करेंगे, खुद की उपजाऊ जमीन को खराब नहीं करेंगे, और न ही वे जो है लगान देंगे। चलिए फिर देखते हैं आगे क्या होता है। नील की खेती एक प्रकार से हम देखते हैं अत्यंत दमनात्मक थी, बिल्कुल दमनात्मक थी। किसानों का पूरा शोषण था, बागान मालिकों का शोषण, ठीक है, किसानों की जमीन का नुकसान, किसान कर्जे तले दब रहा था। तो पूरी तरीके से दमनात्मक स्थिति हमें यहां पर देखने को मिलती है। कई स्थानों पर रैयतों को बगावत के लिए खुद जमींदार उकसाने लगे। देखिए, खुद जो जमींदार है वो खुद उकसा रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो बागान मालिक है वे भी जमींदारों से जो है जमीन के बड़े बड़े भूखंड ले लिया करते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो नील की खेती है उसके लिए विशाल भूखंड की आवश्यकता होती थी। तो बड़े बड़े भूखंड ले लिया करते थे, ठीक है। तो जमींदार खुद भी परेशान थे। तो कई स्थानों पर तो हम देखते हैं कि जमींदार स्वयं ही किसानों को बोलते हैं कि आप जो है क्या कीजिए, आप बगावत कर दीजिए। जमींदारों से बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए जमीन ले लेते थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 में इलाके का दौरा किया, यानी कि अब जो क्षेत्र है जहां पर किसान जो है विद्रोह कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अब उस क्षेत्र का जो है दौरा किया जाता है। कब किया जाता है? 1859 के अंदर। और इसी के साथ में एक मजिस्ट्रेट है,
जिनका नाम है एशले ईडन। एशले ईडन जो है ये भी एक नोटिस जारी करते हैं, और नोटिस जारी करते हैं उसमें कहते हैं कि रेयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो बगान मालिक है वो रेयतों के साथ में अनुबंध करते थे। अनुबंध मान लीजिए आप एक प्रस्ताव या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, एक समझौता मान लीजिए आप एक प्रकार से समझौता करते थे। उस समझौते के तहत बात यह होती थी कि आप अपनी सबसे उपजाऊ भूमि के 25% भाग पर, ठीक है ना, कितने प्रतिशत भाग पर, 25% भाग पर क्या करोगे, नील उत्पादन करोगे, नील उगाओगे, ठीक है। और उत्पादन के लिए कर्जा जो है वो बगान मालिक ही देता था। लेकिन समस्या क्या थी वो मैं आपको बता चुका हूं। समस्या ये थी कि कर्जा बहुत कम मिलता था, उसे भी नहीं चुका पाते थे किसान, और जमीन का भी नुकसान हो रहा था। ईडन की कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। अब ईडन ने जो है वो किसानों के पक्ष में बात बोली कि भाई किसानों को मजबूर नहीं किया जाए। अब किसानों को ऐसा लगा कि जो ईडन है या फिर जो अंग्रेज है वो हमारी पक्ष में है, तो इन्होंने विद्रोह का समर्थन मान लिया, और जो है ये फिर विद्रोह पर उतर गए, विद्रोह करने लगे, बगावत करने लगे। कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। अब जो पढ़े लिखे लोग थे कलकत्ता के, वे सभी नील जिलों के आसपास जाने लगे, जहां पर जिन जिन क्षेत्रों में नील का उत्पादन होता था वहां जाकर वे विद्रोहियों के साथ में मिलते हैं, विद्रोहियों का सपोर्ट करते हैं, नील के विद्रोही किसान जो होते हैं उनका सपोर्ट करते हैं, ये भी उनमें जाकर मिल जाते हैं। उन्होंने रेयतों की दुर्दशा, सुनिए, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे वो रेयत यानी किसान, किसानों की जो दुर्दशा हो रही थी उनके बारे में, बगान मालिकों की जोर जबरदस्ती, किस प्रकार बगान मालिक जोर जबरदस्ती करके नील की फसल उगाने के लिए मजबूर करते थे किसान को, किस प्रकार जमींदारों से बड़े बड़े भूखंड हड़प लिए जाते थे जबरदस्ती, इसी के साथ में अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं कि किसानों को जो है मजबूर किया जा रहा है नील की खेती के लिए, और उनकी जो हालत है वह बड़ी ही दयनीय और शोचनीय हालत हो चुकी है। इस प्रकार से जो है किसानों की जो हालात हैं वो लिखते हैं, ये उनके बारे में, अत्याचार के बारे में ये काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके, जागरूकता आ सके। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बनाया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये जो नील आयोग है, जो नील व्यवस्था थी, नील की खेती के तहत जो किसानों की दुर्दशा हुई, जो उनके साथ में जो हम कह सकते हैं जबरदस्ती की गई, जो उनकी हालत कर दी गई, इन सब की जांच के लिए कि क्या ये जो बात हो रही है ये वाकई में सच है या नहीं, तो इन सब की जांच के लिए एक आयोग बना, नील आयोग, क्योंकि नील व्यवस्था थी। तो नील व्यवस्था के नाम पर ही जो है नील आयोग यहां पर हम देखते हैं। नील आयोग का फिर फैसला क्या होता है, इसकी सिफारिश क्या होती है। नील आयोग जो है वह किसानों के पक्ष में ही फैसला सुनाती है, और नील आयोग जो है वो बागान मालिकों को पूरी तरीके से दोषी पाती है। देखते हैं, इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, और आयोग ने कहा कि नील की खेती रेयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है, यानी कि रेयत जो किसान है उनके लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं है। अब यहां पर नील आयोग एक बात यह भी कहता है कि अब जो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जो समझौता कर लिया है, उसको तो फॉलो करो, उसको तो पूरा फॉलो करो, लेकिन अब आगे से आप जो है अनुबंध लेने या फिर कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने या नहीं करने वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो किया है इसको तो आप क्या करो, पूरा करो। तो आयोग ने रेयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं, ठीक है, आगे चाहे मत करना, नील की खेती बंद कर सकते हो। 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। पहले तो जो है रंग मिलते नहीं थे, नील का रंग मिल गया, नील की खेती करी, उससे फिर नीला रंग निकला, ठीक है, लेकिन 19वीं सदी के आखिर तक फिर कृत्रिम रंग बनने लगे। फिर जो है अब जो हमें अगर नीला रंग चाहिए तो हमें नील की जरूरत नहीं है उसके लिए, अब कृत्रिम रंग बन रहे हैं, हर प्रकार के कलर बन रहे हैं। तो ये 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंग बनते हैं, जिससे जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से नील उत्पादन भी प्रभावित होता है कृत्रिम रंगों के निर्माण, क्योंकि अब जो है कृत्रिम रंगों से ही जो है काम चलाया जा सकता था आसानी से। बिहार के एक किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। अब देखिए बंगाल में जो है नील के किसान विद्रोह करते हैं, तो बिहार में भी जो है एक प्रकार से नील की खेती होती थी, बिहार में भी जो है नील किसानों की हालत बड़ी ही दयनीय थी, सोचनीय थी। महात्मा गांधी इस समय जो है दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं हिंदुस्तान। जैसे ही महात्मा गांधी हिंदुस्तान लौटते हैं तो जो बिहार के जो किसान हैं वे महात्मा गांधी के पास में, क्योंकि ये
वहाँ से लौटते हैं और महात्मा गांधी को अपना नेतृत्व सौंपने के लिए किसान कहते हैं कि आइए आप चंपारण में और हमारा नेतृत्व कीजिए, जो गरीब किसान है, जो नील के किसान है, जिनकी दुर्दशा हो रही है, उनका नेतृत्व कीजिए। और फाइनली 1917 के अंदर जो है महात्मा गांधी दौरा करते हैं बिहार का और बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं 1917 में चंपारण आंदोलन होता है, वो भी बागान मालिकों के खिलाफ ही होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी जो नील उत्पादन था उसमें किसानों की हालत बड़ी ही शोचनीय थी, बड़ी ही खराब थी। यहाँ पर तस्वीर में आप देख सकते हैं, बीच में यहाँ पर गांधी जी दिखाई दे रहे हैं आपको, और ये जो है चंपारण के लोग हैं जो कि गांधी जी को वहाँ की दशा के बारे में समझा रहे हैं। गांधी जी जो है वो सुन रहे हैं और चंपारण आंदोलन को अपना नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि इस पूरे भाग में हमने क्या सीखा है। इस भाग में हमने नील विद्रोह के कारण जाने कि आखिरकार नील विद्रोह के कारण क्या थे। तो कारणों में आप सीधा सीधा जानते हैं, बागान मालिकों का दबाव किसानों के ऊपर, बागान मालिकों द्वारा दिया गया कर्जा जो कि बहुत कम था, किसान बिल्कुल कर्जायत हो चुके थे। फिर नील की खेती के लिए मजबूर करना, 25% भूभाग पर नील की खेती करवाना, वो भी उपजाऊ क्षेत्र पर। उसके बाद में वो क्षेत्र जो है अनुपजाऊ हो जाता था और धान उगाने लायक भी नहीं रहता था। इसी के साथ हमने नील आयोग की सिफारिश की। नील व्यवस्था जो चल रही थी उसकी जांच के लिए नील आयोग का गठन किया गया। नील आयोग ने जब जांच की तो उसने पाया कि बागान मालिक जो है पूरी तरीके से दोषी हैं और पाया कि नील के उत्पादन से किसानों को कोई भी मुनाफा नहीं है। उसके बाद में नील आयोग अपनी सिफारिश पर बताती है कि जो मौजूदा अनुबंध है उसे पूरा कीजिए, आगे किसान की मर्जी होगी, वो अगर चाहे तो खेती कर सकता है नील की, नहीं तो न करे। तो इस प्रकार नील आयोग की सिफारिशों को हमने जाना है। अब हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, फिर उसका हम मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। देखिए मूल्यांकन करते हैं। बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह कब आरंभ हुआ था? मार्च 1859 में, जून 1858 में, दिसंबर 1859 में, या फिर मई 1862 के अंदर। तो प्यारे बच्चों, बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह कब आरंभ होता है? ये मार्च 1859 में होता है। रैयत जो है, किसान जो है, वो लगान देने से मना कर देते हैं, नील की खेती से मना कर देते हैं, नील की फैक्ट्रियों पर हमला करते हैं, नील के जो बागान मालिकों को जो एजेंट है, जो राजस्व लेने आते हैं, लगान लेने आते हैं, उन पर भी जो है हमला करते हैं, उनकी पिटाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, बागान मालिकों का दमनकारी रवैया, किसान, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चंपारण आंदोलन जो है यह है बागान मालिकों का दमनकारी रवैये के खिलाफ था। बागान मालिक जो है किसानों पर दबाव बनाते थे, किसानों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। 1917 के अंदर महात्मा गांधी जो है वो बंगाल के अंदर चंपारण आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नील उत्पादन व्यवस्था की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग, नील आयोग, सैडर आयोग, या फिर साइमन आयोग। तो यहाँ पर जो है नील आयोग का गठन किया जाता है, जो कि बागान मालिकों को दोषी पाती है और किसानों के पक्ष में फैसला भी सुनाती है। इसके बाद हम देख रहे हैं सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन। बिहार के एक किसान ने महात्मा गांधी को चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था। क्या ये बात सत्य है या नहीं है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। बिल्कुल, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से हिंदुस्तान लौटते हैं और हिंदुस्तान लौटते हैं तो उसके पश्चात 1917 के अंदर चंपारण आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व स्वीकार करते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरना है। बिहार में चंपारण आंदोलन डैश 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 में शुरू हुआ था। तो प्यारे बच्चों, मैं बहुत देर से आपको बता रहा हूं कि 1917 ईस्वी के अंदर जो है बिहार में चंपारण आंदोलन शुरू होता है, याद रखिएगा। तो इस पूरे भाग में हमने नील विद्रोह के बारे में जाना और उसके बाद फिर आगे क्या होता है उसकी बात करी, नील आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी, इन सब की बातें हम कर चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये भाग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।